Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So our next chapter is constructions. ठीक है, इस सेशन का लास्ट चैप्टर फॉर योर हाफ एलिस ये लास्ट चैप्टर है। वैसे तो बचते हैं शायद एक दो चैप्टर और, बस कोर्स ही खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, तो लास्ट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर। बस इसमें दो या तीन टॉपिक्स हैं हमारे पास पूरे चैप्टर में। अब उन तीन टॉपिक्स के साथ साथ, जैसे मेन टॉपिक्स तो तीन ही है, जैसे एक टॉपिक उठा लिया डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। अब डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट कितने तरीकों से हो सकता है वो एक अलग बात है। बाकी टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स हो सकते हैं, बाकी मेन टॉपिक तीन ही है हमारे पास, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि 9th क्लास में जो कंस्ट्रक्शन था वो उल्टा इससे डिफिकल्ट था। कंस्ट्रक्शन का जो पोर्शन था, अभी 10th क्लास में वेरी इजी, बहुत आसान है ना। पहला टॉपिक आएगा डिवीजन ऑफ डिवीजन, चलो उधर ही लिख लेते हैं। हेडिंग डाल दिया आपने कंस्ट्रक्शंस सभी ने? कंस्ट्रक्शंस पहला टॉपिक आएगा डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट in a specific ratio, in a specific given ratio. Specific given ratio. Second topic will be construction of a triangle, construction of a triangle similar to a given triangle, similar to a given or already constructed triangle, already constructed triangle. तीसरा और आखिरी, construction of tangents, construction of tangents to a given circle, to a given circle और सर्कल्स, क्योंकि एक सर्कल भी हो सकता है हमें मौजूद, वहां पे एक से ज्यादा सर्कल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा हमारा टॉपिक है। कौन सा? हेलो, ठीक है। आज छोटा सा ही टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन स्पेसिफिक रेशियो। फटाफट इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी। लाइन सेगमेंट क्या होती है? व्हाट इज ए लाइन सेगमेंट? दो पॉइंट को मिला है, सही है, एक प्लेन पर, है ना। थोड़ा सा ये है कि लाइन का एक पार्ट, सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का सेगमेंट यानी लाइन का पार्ट। ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ हो, जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ हो। भाई दो पॉइंट फिक्स कर देंगे तो लेंथ फिक्स हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो फिक्स लेंथ वाली लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है। कैसे भी अपन उसको ध्यान, तो एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी फिक्स, 5 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर की आपको बताएगा, और उसको एक स्पेसिफिक रेशियो में आपको डिवाइड करना है, जैसे 2:1, 7:8। अब ये रेशियो देने का टाइप प्रकार अलग अलग हो सकता है ना। वो कह सकता है कि 2:1 में डिवाइड करो, वो ये भी कह सकता है कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से का 3/4 होना चाहिए। तो ये रेशियो देने के अलग अलग तरीके हैं। कुल मिला के मेन मुद्दा ये है कि अपने को लाइन को क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल। सेकेंड टॉपिक क्या है? एक ट्राइंगल को बनाना है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब ही ये होता है कि आपको कॉम्पस यूज करना है, पता है? कंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि आपको कॉम्पस यूज करना है, यानी कि ये सारी चीजें आपको विद द हेल्प ऑफ क्या करनी है? विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस करनी है, बोलने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि सर ट्राइंगल तो हम वैसे ही बना देंगे प्रोटेक्टर वगैरह से, नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्ड आ गया ना, दैट मीन्स यू हैव टू यूज योर कॉम्पस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन और ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल, या तो कोई गिवन ट्राइंगल देगा, बना बनाया ट्राइंगल देगा, कहेगा इसके सिमिलर एक ट्राइंगल बना दो। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है सबने। ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, कब होते हैं बताओ, जो उनकी शेप सेम होती है। जब उनकी शेप सेम होती है, साइज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर देगा, और फिर साइज के हिसाब से इसमें भी आपको रेशियो देगा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का आधा हो, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का 3/4 हो, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का दुगना हो। तो इसमें भी आपको साइज तो बताएगा और सिमिलर भी करना है। या फिर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल, मतलब पहले खुद आपसे ट्राइंगल बनवाएगा, वो भी कंस्ट्रक्ट करवाएगा। वो जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल को भी आपको कॉम्पस से बनाना है, पहले एक ट्राइंगल बनाना है, फिर उसके सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाना है, ठीक है ना। और थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ गिवन और सर्किल या सर्कल्स। एक सर्किल बनवाएगा या दो सर्किल बनवाएगा या एक से ज्यादा, और फिर उन सर्किल पे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करवाएगा। तो टेंजेंट्स की फिर इंट्रोडक्शन भी देंगे जब वो टॉपिक आएगा। टेंजेंट्स होता क्या है वैसे, ऊपर ऊपर से बताओ क्या होता है टेंजेंट, नहीं पता, नहीं पता, सीरियसली नहीं पता किसी को? वो तो रेडियस होती है सर, जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करके निकल जाए। वेरी गुड। देखो ये सर्किल है, सर्किल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लो, ऑन द सर्किल कहीं भी एक पॉइंट लो, और एक लाइन सेगमेंट जब उसको छू के निकलेगी, दैट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। एक वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करे, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे जो लाइन किसी सर्किल को टच करे, दैट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। इसकी एक खास बात होती है कि टेंजेंट जो है हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर होती है। ये टेंजेंट जो है हमेशा सेंटर से, अगर ये परपेंडिकुलर है तभी एक पॉइंट पे टच करेगी। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो 90 डिग्री की जगह 89 डिग्री का ही एंगल है, 1 डिग्री भी कम या ज्यादा है, तो फिर ये इसको एक पॉइंट पे टच नहीं करेगी, ये इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करेगी, थोड़ा वो सर्किल के अंदर घुस जाएगी, बाहर से छू के निकलेगी तो 100% वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रेडियस के भी परपेंडिकुलर होगा और डायमीटर के भी होगा, बात एक ही है। रेडियस के भी परपेंडिकुलर है और डायमीटर के भी क्या है, परपेंडिकुलर। और एक दूसरी लाइन होती है, इसको कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट। क्या होती है, एक सर्किल को दो पॉइंट पे टच करती हुई जाती है, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, या यूं कहूं सर्किल के अंदर से होती हुई जाती है, और अंदर से होती हुई जाएगी, ऑब्वियसली दो पॉइंट पे टच करेगी। तो जो दो पॉइंट पे टच करे दैट इज कॉल्ड ए सीकेंट, वो भी कोर्स में नहीं है। एंड जो एक पॉइंट पे टच करे दैट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। तो हाँ है, टेंजेंट सीकेंट है, लेकिन वहां पर भी सीकेंट का ज्यादा पोर्शन नहीं है, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ज्यादा पोर्शन वहां पर भी टेंजेंट का ही है, ठीक है जी। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्किल बनवाएगा, सर्किल का फिर टेंजेंट बनवाएगा, एक लाइन बनवाएगा जो उसको बाहर से छू के निकले, ठीक है जी। क्लियर है, समझ आया? तो पहला टॉपिक है, उसमें भी सब टॉपिक पहला है डिवीजन ऑफ ए व्हाट, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मेन टॉपिक डाल देता हूं मैं अब, वो रेशियो में है, वो तो लिख दिया हमने पहले, हेडिंग डाल देता हूं डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। करें शुरू। ठीक है, शुरू करें। देखो जब अपन बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, तो ये डिवीजन दो तरह से हो सकता है, लिखना मत। एक होता है इंटरनल डिवीजन, क्या होता है, दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज। एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। आपके कोर्स में ओनली एंड ओनली क्या है, इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। बट फिर भी कोर्स जनरल नॉलेज से पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखो बेटा, जब एक लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कोई तीसरा पॉइंट कहीं पर भी लाया करे, लाइक दिस सी, जो इसको डिवाइड करे किसी भी स्पेसिफिक रेशियो में, जैसे मान लो 1:3 में डिवाइड करे किसी भी स्पेसिफिक रेशियो में, तो ये तो होता है इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या होता है ये, मैं क्या कहूंगा, पॉइंट सी इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली
इंटरनली इन द रेशियो 1:3। क्या कहूंगा मैं, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको। एक्सटर्नली कैसे होता है, लेट अस सपोज दिस बी ए लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो पॉइंट सी पहले इसके ऊपर लाया कर रहा था, अब ये ए बी के ऊपर लाइन नहीं करेगा। ए बी को बोथ साइड, किसी भी साइड एक्सटेंड करें अगर, जैसे सपोज तो इस साइड एक्सटेंड करें, तो उस एक्सटेंशन पे ये लाया करेगा, उस एक्सटेंशन पे ये पॉइंट लाया करे। इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? बात वही होती है, अगर सी पॉइंट ए बी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो ए सी और बी सी का रेशियो 1:3 होना चाहिए। अगर सी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो भी ए सी और ये पूरी बी सी का रेशियो वो होना चाहिए जो उसने दिया है। जैसे 1:3 दिया है तो 1:3 होना चाहिए। उसमें भी ए सी और बी सी का रेशियो लेते हैं, इसमें भी AC और, इसमें ऐसे नहीं ले सकते कि सर AC और AB का रेशियो ले लेना ही, डिवाइड तो C कर रहा है ना। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो दोनों से जुड़ेगा। जैसे C डिवाइड कर रहा है तो C A से भी जुड़ेगा, C B से भी जुड़ेगा, तो AC BC होगा, चाहे से इंटरनल हो चाहे से एक्सटर्नल। थोड़ा सा बहुत समझ में आया? और बाकी ये वाला टॉपिक है नहीं हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स में इंटरनली है। अगर आपको C पॉइंट डिवाइड करवा रहा है, अगर C पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो, और किसको डिवाइड कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है, तो C को A से जोड़ोगे, C को B से जोड़ोगे, दैट मीन्स AC डिवाइडेड बाय BC क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जो भी रेशियो गिवन होगा। इजी है। ये का ये काम एक्सटर्नल में भी होगा, ये का यही काम। अगर मैं कहूं कि C एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को, तो भी वही करेंगे, AC बाय BC क्या हो जाएगा, 1/3। फर्क इतना होगा कि ये C पॉइंट AB के बीच में कहीं रहा होगा इंटरनल में, एक्सटर्नल में उसके एक्सटेंशन पे रहा होगा, या तो A की साइड एक्सटेंशन रहा होगा या फिर B की साइड कहीं भी एक्सटेंशन कर दो, वहां पे ये C पॉइंट लाया करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, करते हैं अब इंटरनल डिवीजन की बात। हम तो इंटरनल वाला ही सीखेंगे, एक्सटर्नल वाला नहीं सीखेंगे। उसके भी दो तरीके हैं, है ना। तो पहला मेथड सीखते हैं, तो लिखिए डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट मेथड 1। मेथड 1, ठीक है। सपोज करो मैंने कहा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। अब ड्रॉ वर्ड जहां पे यू लिख दे तो समझ जाना कि आपको कॉम्पस को यूज नहीं करना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी of length, draw a line segment AB of length say 8 centimeter and divide it in the ratio। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल ना बताए भाई, इंटरनली डिवाइड करना है एक्सटर्नल, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे अपन, इंटरनल। तो मैं भी नहीं बता रहा हूं, डिवाइड इट इन द रेशियो, divide it in the ratio 1:3। करें शुरू। क्या करेंगे, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे। वैसे तो अपन कंस्ट्रक्शन में एक रफ फिगर भी बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई खास जरूरत है नहीं। बाकी क्वेश्चन में अपन रफ फिगर भी बनाएंगे, ठीक है, इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट खींच दीजिए, जिसका नाम रख दीजिए एपी। जल्दी से थोड़ा सा नीचे चलो सोनाक्षी, नहीं थोड़ा ऊपर चलो। अपन मेथड 1 कर रहे हैं ना अभी, हाँ तो ऊपर करो। स्टेप्स भी लिखेंगे, थोड़ा सा हल्का से एक लाइन और ऊपर करो, ठीक। इसमें ज्यादा पोर्शन नीचे का रहेगा ना, इस मेथड 1 में जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा वो कहाँ चलेगा, नीचे। और जो मेथड 2 होगा उसमें नीचे और ऊपर दोनों साइड चलेगा। तो उस हिसाब से अपनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। हमेशा कंस्ट्रक्शन सोच समझ के करना, ताकि बाद में मिटाना ना पड़े, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो। ये तो हो गया ए, ये हो गया, बना ली। तो पहले एक बार पूरा कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, बाद में क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे, है ना। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को, बना लिया इतना सबने। इस ए बी लाइन सेगमेंट में या तो ए को पकड़ लो या बी को पकड़ लो। ज्यादा अच्छा ये होगा कि ए को पकड़े, क्योंकि रेशियो 1:3 ऐसे चलेगा। अगर बी को पकड़ेंगे तो फिर अपने को रेशियो भी उल्टा रीड करना पड़ेगा, 3:1 में रीड करना पड़ेगा, फालतू कॉम्प्लिकेट वाली बात हो जाएगी। ए को ही पकड़ते हैं। ए से एक कोई भी एक्यूट एंगल बनाओ,
एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से छोटा। और एक्यूट एंगल जितना खोल के बनाओगे उतना अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे एक्यूट एंगल तो 15 डिग्री का भी होता है, 30 डिग्री का भी होता है, 60 डिग्री का भी होता है। तो लगभग 60 डिग्री का तो बनाना, ठीक है ना। और जितनी लंबी लाइन खींचोगे उतना भी फायदा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जितना खुला खुला होता है उतना करने में मजा आता है, एक्यूरेट होता है। और जितना छोटा छोटा कंजेस्टेड करोगे तो एक्यूरेट नहीं होगा। पेंसिल वगैरह शार्प करनी है 10th क्लास के बच्चे हो तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए शायद, है ना। अगर जितनी शार्प पेंसिल से करोगे उतना ही अच्छा होगा। वन मोर थिंग, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो कॉम्पस की पेंसिल अलग होती है और लिखने की पेंसिल अलग होती है, जो अक्सर अपन यूज नहीं करते। निहारिका ना, ये मैं 9th क्लास से बोलते हुए आ रहा हूँ, कल नहीं होना चाहिए ऐसा। कॉम्पस के अंदर एक छोटी पेंसिल फिक्स्ड होनी चाहिए, उसको छेड़ना ही नहीं है, और वो छोटी ही होनी चाहिए। वो अगर बड़ी होगी तो भी दिक्कत है, ठीक है। कॉम्पस के अंदर हमेशा एक छोटी सी पेंसिल होनी चाहिए। उसके अलावा हैंड रिटन, जैसे ये देखो सृष्टि कितना अच्छा काम कर रही है, इसके पास अलग पेंसिल है अलग काम करने के लिए, कॉम्पस के अंदर एक अलग है, ठीक है, समझे? ठीक है, तो एक्यूट एंगल बन गया सबका। अच्छा, नापना नहीं है, कई लोग नाप के बनाते हैं 60 डिग्री, ऐसा नापना नहीं है। अंदाजन थोड़ा सा खोल लो और थोड़ी सी लंबी लाइन खींच लो, हो गया यहां तक का काम। अब हमारा रेशियो क्या था? इनको सम करो, कितना हो गया? 1 + 3 4। सम ऑफ रेशियोज क्या है? 4। तो हमको कॉम्पस उठाना है सम। कितनी भी रेडियस खोल लो उसमें, इतनी खोलना कि थोड़ा अच्छा दिखे, पर इतनी ज्यादा भी मत खोलना कि पेज ही भर जाए, ठीक है। लगभग इतनी खोल लो, ठीक है। और ए को सेंटर यूज करते हैं। अब जब जब मैं कहूं ना ए को सेंटर यूज करो, बी को सेंटर यूज करो, सी को सेंटर यूज करो, सेंटर यूज करने का मतलब क्या है? उस पॉइंट पे कॉम्पस की निडल रखो। सेंटर यूज करने का मतलब क्या है? उस पॉइंट पे कॉम्पस की क्या रखो? निडल रखो। तो मैंने कहा ए को सेंटर यूज करो, दैट मीन्स ए पर जो है कॉम्पस की निडल रख दो, और रख के 1:3 है ना, तो टोटल कितना हो गया? 4। 4 आर्क्स काटनी है इक्वल लेंथ में, जैसे कि एक इधर काट दी, फिर वापस इधर इसको सेंटर यूज किया, दूसरी, फिर वापस इसको सेंटर यूज किया, तीसरी और चौथी। समझे? कोई दिक्कत? इक्वल लेंथ रेडियस की होनी चाहिए वो आर्क्स। आर्क समझते हो ना क्या होता है? आर्क, आर्क मतलब सर्किल का एक हिस्सा। एक तो अपन पूरा सर्किल बना दें वो सर्किल होता है, एक थोड़ा सा बना दें, हिस्सा बना दें, तो दैट इज कॉल्ड एन आर्क। तो अपने को आर्क खींचनी। 4 आर्क्स खींच ली हमने। 4 ही क्यों खींची? सम ऑफ रेशियोज 4 है। यस, सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारा लॉजिक माइंड में होना चाहिए। 4 क्यों खींच रहे हैं हम? बिकॉज सम ऑफ रेशियोज क्या है? 4 है। ठीक है, ज्यादा बड़ी हो गई है। ठीक, अब क्या करेंगे? जो लास्ट वाली आर्क है, जो लास्ट वाली आर्क है उसको बी से ज्वाइन कर देंगे। डॉट नाम दे देंगे, उनको भी नाम देना है। PQRS, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट चल रही है तो PQRS, PQ लाइन सेगमेंट चल रही है तो ABCD। या फिर दूसरा तरीका है कि ये A है ना, तो A1 A2 A3 A4, जैसे भी आपको सही लगे, है ना। अब वो 1 लिखना नीचे थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, टेल में लिखनी होती है, तो आप चाहो तो PQRS भी नाम दे सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क पहले एक बार कर लेते हैं ना, फिर नाम देते रहेंगे। हाँ, क्या करना है? इस लास्ट वाली इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमको बी से ज्वाइन करना है, इस तरीके से। कर लिया सबने? कर लिया। अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। कितने भी डिग्री का एंगल बनाओ मुझे पता नहीं है, बन तो गया। इतने ही डिग्री का एंगल तीसरी पॉइंट से बनाना है। पहले तो मैं ये बताता हूं तीसरी पॉइंट से ही क्यों बनाना, सॉरी, पहले पॉइंट से बनाना है। पहले तो मैं ये बताता हूं कि पहले पॉइंट से ही क्यों बनाना है। बिकॉज जो रेशियो है उसमें पहला रेशियो 1 है। अगर ये 2 होता, अगर ये 2 होता तो मैं कहां से बनाता? सेकेंड से बनाता। और उस टाइम तो फिर 5 आर्क्स बनती, 2 + 3 5 बनती, और बनाता कहां से? फिर मैं सेम एंगल कहां से बनाता? सेकेंड से। ये चीज क्लियर है कि मैं पहले पॉइंट से ही सेम एंगल क्यों बना रहा हूं? क्योंकि पहला रेशियो क्या है? 1 है। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब मुद्दा ये है कि सर सेम एंगल कैसे बनाए, तो इसका भी थोड़ा बहुत पार्ट हमने 9th में कवर किया था कि सेम एंगल कैसे बनाते हैं।
तो पहले वो सुन लो सेम एंगल कैसे बनाते, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज को रटो मत। मैंने कहा सेम एंगल बनाना है तो अब सेम एंगल बनाने का अप्रोच अप्लाई कर दो, ठीक है ना। सेम एंगल कैसे बनाते हैं, लेट अस सपोज ये एंगल बनाया है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, मुझे नहीं पता, सेम एंगल बनाना है। आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, खींच ली, कॉम्पस उठाएंगे, एक आर्क खींचेंगे, एस, खींच ली, ये कि यही आर्क, सेम रेडियस वाली आर्क आप इस पॉइंट पे रख के भी खींच देंगे, कोई दिक्कत। जिस रेडियस की आर्क आपने, वो तो बना बनाया एंगल है, ये बनाना है, तो बने बनाए एंगल पे जो आपने आर्क खींची वो अब बनाने वाले एंगल पे भी खींचेंगे सेम रेडियस, ठीक है। अब आप कॉम्पस उठाएंगे और कॉम्पस के की निडल तो यहाँ रख देंगे और पेंसिल यहाँ रख देंगे, कुल मिला के इस आर्क को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस। उल्टा भी कर सकते हो कि निडल यहाँ रख दो पेंसिल यहाँ रख दो, ऐसे भी कर सकते हो कि निडल यहाँ रख दो और पेंसिल यहाँ रख दो, दोनों में से एक काम करेंगे। अब आपके पास कॉम्पस के अंदर फीड हो गई वो रेडियस, फीड हो गई, उस रेडियस को अपन यहां यूज करेंगे। जैसे आपने कॉम्पस यहां उठाया लगाया था और पेंसिल यहां लगाई थी ना, सेम टू सेम अब कॉम्पस यहां लगाएंगे और पेंसिल से इस कटी हुई आर्क पे एक और आर्क काट देंगे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जब अपन मिलाएंगे तो ये एंगल एग्जैक्टली ये सेम बनेगा। कोई डाउट सेम एंगल बनाने में? बोलो आकांक्षा, कैसे बनाते हैं सेम एंगल? मेजर करेंगे और पहले आर्क कौन खींचेगा? हाँ, और फिर इस पे आर्क कौन खींचेगा? अगर आप इधर आर्क खींचोगे और फिर मेजर करोगे तो वो जो पुराना रेडियस है वो तो डिलीट हो गया आपके कॉम्पस से। नीचे आर्क खींचेंगे ताकि वो दोनों रेडियस सेम रहे, उस टाइम तक अपन कॉम्पस को छेड़ेंगे नहीं। अब छेड़ने का काम है, क्या करना है, इसको मेजर करना है ना, तो कॉम्पस से इसको मेजर करेंगे, निडल यहाँ पेंसिल यहाँ। अब वापस एक अलग रेडियस आ गई हमारे कॉम्पस में, उस रेडियस से जो इधर आर्क बनाई थी इधर कॉम्पस रख के एक आर्क खींचेंगे, तो जितनी लंबाई ये थी उतनी लंबाई ये होगी, और जिस रेडियस की आर्क ये थी उसी रेडियस की आर्क ये थी, तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम बनेगा। तो सेम एंगल बनाना आ गया सभी को, सभी को आ गया। अब सेम एंगल बनाना है वहां पे, अब सेम एंगल बनाना है वहां पे, कैसे, क्या कहा मैंने कि ये एंगल तो बना बनाया है, इस पॉइंट पे बनाना है। तो मैंने क्या कहा भाई, एक आर्क खींचनी है अपने को, तो कॉम्पस को थोड़ा सा खोल के सपोज करो मैंने ये आर्क खींच ली, लाइक दिस, ठीक है। सेम रेडियस से आपको क्या करनी है, थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, इतनी ज्यादा भी बड़ी नहीं बनानी और इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं, लेट अस सपोज कि ये आर्क खींच ली, ठीक है। सेम रेडियस से हमको इधर रखना है कॉम्पस को और एक आर्क और खींचनी है लाइक दिस, खींचो, दो आर्क खींचो आप, एक तो इधर से इसको सेंटर यूज करते हुए और एक पहले पॉइंट को सेंटर यूज करते हुए, रेडियस सेम होना चाहिए, है ना। ठीक है। और जैसा कि वर्गीस सर ने हम सब लोगों को बचपन से सिखाया है, मुझे भी सिखाया है कि कॉम्पस की गर्दन नहीं पकड़नी है, सिर पकड़ना है। हाँ, सबको ही सिखाया उन्होंने, तो उसको याद रखना है बिल्कुल। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके कंस्ट्रक्शन में कि अगर आप गर्दन पकड़ेंगे तो उससे क्या होगा, रेडियस हिल जाता है, जो रेडियस आपने सेट किया है ना वो बिगड़ जाता है, एक या एक 0.11 भी अगर वो बिगड़ गया तो कंस्ट्रक्शन एक्यूरेट नहीं होगा। और ऊपर से पकड़ते हैं, जब सिर से पकड़ते हैं तो वो रेडियस फीडेड रहता है जो हमने फीड किया है, ठीक है ना। हाँ, ऊपर की देखो, अच्छा इसमें मैं पॉइंट्स ही मार्क कर देता हूँ। सपोज करो ये था हमारा A1, ये था हमारा A2, ये था हमारा A3 और ये था हमारा A4। मुझे ये बताओ निहारिका, A4 पे जो आपने आर्क खींची, A4 को सेंटर यूज करके जो आपने आर्क खींची, तो ऊपर खींची या नीचे खींची? तो फिर उधर भी ऊपर खींचेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, जो इधर कर रहे हैं वो उधर करेंगे। आपने A4 पे रख के ऊपर आर्क खींची ना, तो A1 पे भी रख के ऊपर आर्क खींचेंगे। क्लियर? कोई डाउट? बोलो निहारिका, कोई डाउट? ठीक है, हो गया ये काम।
ठीक है, अब क्या करना है, मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। क्योंकि हम एंगल ये वाला बना रहे हैं तो इस एंगल की दो आर्म्स कौन कौन सी हैं, एक आर्म है ये, एक आर्म है ये। तो इस आर्क ने इस एंगल की दोनों आर्म्स को कहां कहां छुआ, एक तो यहाँ पे छुआ इंटरसेक्ट हुआ और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। तो इसको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास से मेजर करने का तरीका क्या है, कहीं पर भी निडल रखो, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे निडल रखो और दूसरे छोर पे क्या रखो, पेंसिल रखो। मेजर हो गया, फीड हो गई रेडियस, ऐसी की ऐसी रेडियस वहां काटनी है। अब सुनो, वहां पे कहां से काटेंगे, जब अपन ने इसको इधर इंटरसेक्ट किया तो ये इस पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ऑन द लाइन मतलब अंदर बनी नहीं रहा, एक पॉइंट है ना, हाँ हमारा बनी इस पे से छू भी जाता है, इस लाइन पे नहीं छू रहा है, नहीं छू रहा तो फिर रेडियस कम करो, फिर रेडियस कम करो। आपने रेडियस इतनी ज्यादा ले ली कि हमने यहां पे रखा तो ये बाहर से जा रहा है, ऐसे कह रहे हो आप। एक पॉइंट से जो है ये ए बी के अंदर जा रहा है। अच्छा चलो सुनो, क्या किसको छूते हुए, ए को छूते हुए, देखो ए को भी छू रहा है तब तक भी चलेगा काम, लेकिन ए को भी ना छू रहा हो तब नहीं चलेगा काम। अगर ए को भी छू के निकल रहा है ना तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गया, ए ही मिल गया, लेकिन फिर उसमें भी दिक्कत है। फिर आप स्टेप्स में क्या लिखोगे कि ए को ही छू के गया, एक अलग पॉइंट चाहिए ना उसका, इंटरसेक्टिंग का आपको एक अलग पॉइंट चाहिए। तो आप रेडियस को थोड़ा सा कम कर दीजिए, रेडियस को थोड़ा सा कम कर दीजिए जिसके साथ ऐसा हो रहा है। अब इन सारी चीजों से कैसे बचे सोनाक्षी, भाई क्यों मिटाना पड़ा हमको, पहले ही थोड़ा सा बिना बनाते नहीं रख के देख लेते कहां से आ रहा है। भाई ड्रॉ नहीं करते, रख के देख लेते कि सही आ रहा है क्या, दोनों जगह इधर भी और इधर भी सही आ रहा है, फिर बनाते एक्चुअल। अगर अपने को लगता है यार ये तो रेंज से बाहर जा रहा है तो पहले ही कम कर देते हैं, तो टाइम बचता और थोड़ा सा, अब मिटाना तो मिटाना ही होता है, एक तो बिना मिटाए करो और एक मिटा के करो, फर्क होता ही है। ठीक है, क्लियर है अभी। अच्छा मेजर कर लिया ये वाली और ये वाली, मेजर करने के बाद फिर हमको क्या करना है, यहां पे कॉम्पास रखना है और इस कटी कटाई आर्क पे फिर से एक आर्क काटनी है लाइक दिस। हाँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, इस पे तो रखनी है, इसको सेंटर यूज करना है, इसको इस पे रखनी है निडल, और ये जो कटी कटाई आर्क है ना, मतलब ये कट आर्क ऑलरेडी कटी हुई है ना, मान लो इतनी कटी हुई है, इस पे वही सेंट रेडियस यूज करते हुए एक आर्क काटनी है, आर्क के ऊपर आर्क काटनी है। ठीक है जी, इस लाइन पे नहीं काटनी है, कहीं इस लाइन पे काट दो, इस आर्क पे लाइन काटनी है। क्लियर, ठीक है। इतना काम हो गया सभी का, बोलो यस हो गया, दिखाओ। अब कंस्ट्रक्शन वाले पूरे चैप्टर में आप यहां बैठोगे फ्रंट पे, अभी अभी आ जाओ, उठ के आ जाओ अभी। भव्य और यश दोनों यहाँ बैठोगे है ना, भव्य आज तो यहाँ बैठ जा तू, कल से यहाँ बैठेगा यश, अभी यहाँ आ जाओ, इधर से आना, इधर से कहाँ आ रहा है, यहाँ बैठो, देखो कितना क्या किया, आर्क पे आर्क कट गई, तो बड़ी करो ना उसको, अब फिर नापोगे उसको, यही तो कमियां हैं। अभी आपका 100% एक्यूरेट नहीं बनेगा, छेड़ लिया ना आपने 2-3 बार रेडियस को, आपका भी नहीं बनेगा, आपने भी एक बार छोटा बड़ा कर लिया ना उसको। हाँ क्या, पेंसिल, पेंसिल भी बड़ी है तेरी, छोटी करना कोई बड़ी बात है क्या, तोड़ दे, ऐसे हो गई छोटी, नहीं थी तो कर देता, छोटी को बड़ी करना इम्पॉसिबल है, बड़ी को छोटी करना, तो ऐसा तो नहीं कह रहा हूं ना भाई छोटी क्यों लाया बड़ी ला, फिर तो तू कहता है कि सर बड़ी बड़ी नहीं थी, पर बड़ी को छोटी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, इस A1 से इसको ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से इस तरीके से कि ये डॉटेड लाइन जो है इस AB को किसी एक पॉइंट पे छुए, जैसे इस पॉइंट पे छू, हाँ स्केल से ही करनी है लेकिन डॉटेड में करनी है, विदाउट स्केल तो लाइन खींचनी नहीं है हमको कोई भी, बट वो डॉटेड में खींचनी है, फुल कंप्लीट में नहीं खींचनी है।
आएगा ही। एक बार भी कॉम्पास को छेड़ दिया ना तो फिर नहीं आएगा। आपने पहले तो रेडियस फीड किया, फिर वापस पहले वाला रेडियस फीड किया, फिर वापस ये वाला रेडियस फीड किया और मिटाया, तो उसमें तो फर्क आएगा ही आएगा। तो इसीलिए पहले से ही बच के चलें। मान लो ये इसको यहाँ पे छू रहा है ना, ये आपकी मेरी। अब ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई, सपोज करो ये इसको इस ए बी को यहाँ पे छू रही है ना, ये ए बी को जहां पे छू रही है वो पॉइंट है मेरा सी। वो पॉइंट है मेरा सी। अब यही वो सी ही वो पॉइंट है जो इस ए बी को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो टोटल लेंथ कितनी थी? 8 सेंटीमीटर की। टोटल लेंथ कितनी थी? तो 8 सेंटीमीटर में आप सी को अगर 1:3 में डिवाइड करोगे तो कितने 2 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, और यहाँ 6 सेंटीमीटर आएगा। कैसे पता चला? 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज कितना है? 4। टोटल लेंथ कितनी है? 8। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 करेंगे तो 4 2 जा 8, तो ये लेंथ तो कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। और 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज कितना है? 4 इंटू टोटल लेंथ कितनी है? 8। ये काम करेंगे तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। तो अब आप अपने अपने स्केल से नापिए कि ये तो 2 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर एक्चुअली आती है कि नहीं आती है। आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी अच्छी बात है। बुरी बात होती नहीं हमारे यहाँ पे। ठीक है। 0.1 ज्यादा या 0.1 कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे 2 सेंटीमीटर है तो ये 1.9 चलेगा या 2.1 चलेगा, और जितना डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही वहां होगा ऑब्वियसली। जैसे 0.1 यहाँ अगर कम है, अगर यहाँ पे 0.1 कम है तो वहां 0.1 ज्यादा मिलेगा, या 0.1 ज्यादा मिलेगा तो वहां कम मिलेगा। तो कहने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के 0.1 कम या 0.1 ज्यादा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। अब बात करते हैं जस्टिफिकेशन की कि सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। वैसे कोई जादूगर जादू बताने के बाद ये नहीं बताता कि जादू कैसे हुआ, बट आपको यहाँ बताया जा रहा है भाई कैसे हुआ। भाई इस सी को मैंने तो प्लेस किया नहीं ऐसी जगह कि ये 2 और 6 में काटे। भाई कैसे ऑटोमेटिकली ये 1:3 कैसे बना, उसकी बात करते हैं। तो मुझे एक चीज बताना बच्चों, ये 2 ट्राइंगल में हाईलाइट कर रहा हूं, एक ये छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है जी, और एक ये बड़ा सा ट्राइंगल। इन 2 ट्राइंगल को हम एनालाइज करते हैं। सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का है। ये 2 ट्राइंगल को एनालाइज करते हैं अपन। तो मुझे बताओ ये एंगल ए दोनों में कॉमन है, और ये वाला एंगल आपने खुद ने अपने हाथों से इक्वल बनाया है। अभी अभी मैंने कहा ना इनको इक्वल बनाओ, फिर इक्वल बनाने का कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई कर दिया। क्या होता है इक्वल बनाना, वो पहले ही बता दिया था मैंने। तो अगर एक ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हों तो वो सिमिलर हो जाते हैं ए सिमिलैरिटी से। अगर इमेजिन नहीं हो रहा तो मैं अलग से बना देता हूं। एक ट्राइंगल तो है ये वाला, इसका नाम है A1C, और दूसरा ट्राइंगल है ये बड़ा वाला, इसका नाम है A4 और B। तो इसमें ये एंगल ए तो कॉमन है ना, दोनों में लाया करता है, उसमें भी लाया करता है, इसमें भी लाया करता है। और ये वाला एंगल A1 पे जो एंगल बना और A4 पे एंगल बना, वो आपने अपने हाथों से कंस्ट्रक्ट किया इक्वल। तो 2 एंगल इक्वल हो गए, दैट मींस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या खास बात होती है कि उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो मुझे बताइए जरा, A से A1 की दूरी और A से A4 की दूरी का रेशियो 1:4 है, 1:3। एक मिनट रुको, A से A1 और A से, एक मिनट रुको, हाँ 1:3 है। देखो A से A1 जो भी है उसका 4 गुना है ना, वो उसका 4 गुना है। एक पार्ट हाँ नहीं, देखो मेरी बात सुनो, A से A1 है ना, और A से A4 ये तो 1:4 है। अगर मैं ये कहता कि A से A1 और A1 से A4 वो होता 1:3, वो 1:3 होता। मैं पूरी लाइन की बात कर रहा हूं। A से A1 और A से A4 जो है वो 1:4 है। क्यों? आपने खुद ने इक्वल आर्क्स काटी थी, 1 2 3 4, खुद ने इक्वल आर्क्स काटी थी। तो जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी डिस्टेंस ये थी, उतनी डिस्टेंस ये थी, और उतनी डिस्टेंस ये थी। तो मैं अगर A से लेकर A4 की बात करूं तो A से लेकर A1 की दूरी की 4 गुना है, 4 गुना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, A A1 A
ए डिवाइडेड बाय ए, नहीं A1 डिवाइडेड बाय A4, ये जो डिस्टेंस है 1:4 है, लिख सकता हूं? ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा, तो ये रेशियो क्या होगा, AC बाय CB, ओ AC बाय AB, AC बाय AB। भाई इस ट्राइंगल की ये वाली साइड AC है और बड़े ट्राइंगल की ये वाली साइड AB है, तो ये रेशियो भी 1/4 हो जाएगा, और अगर ये रेशियो 1/4 हो जाएगा यानी कि ये 1 और ये टोटल 4 हो जाएगा, तो अगर मैं 4 में से 1 घटा दूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट है, हमने क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बना दिया, इसको और इसको। तो बाय डिफॉल्ट क्या सिमिलर बनाया कैसे, एंगल इक्वल करके, एक बार एंगल इक्वल करके हमने इसको सिमिलर बना दिया, तो हुआ क्या, इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, जिस रेशियो में नीचे वाली साइड है उस रेशियो में ही ये ऊपर वाली साइड हो गई। ठीक है, समझ आया? ये था इसका जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये था इसका जस्टिफिकेशन। अब आप आइए स्टेप्स पे, जल्दी से आ जाइए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपकी स्कूल की क्लास कितने बजे आज? सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, उसके बाद आपने क्या किया, एक्यूट एंगल बनाया ना, ड्रॉ। अब देखो ये एक्यूट एंगल जब आपने बनाया तो आप इसको मार्क करो, इसको थोड़ा सा लंबा, हल्का सा लंबा खींच के इसको मार्क कर दो X। तो उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX, है ना, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल, एंगल BAX। उसके बाद आ जाइए थर्ड पॉइंट, यूजिंग A एज सेंटर, A को सेंटर यूज किया, एंड टेकिंग एनी रेडियस, एंड टेकिंग एनी रेडियस, कट 4 इक्वल आर्क्स। कितनी आर्क्स काटी थी टोटल, 4 क्यों काटी, 4 इक्वल आर्क्स। ठीक है, रीजन लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ रेशियोस, सम ऑफ रेशियोस इक्वल टू 1 + 3 = 4 है, ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, सच दैट ऐसे लिखो, रुको, एट द पॉइंट्स, एक मिनट, कट 4 इक्वल आर्क्स, आर्क्स किस पे काट रहे हो पहले तो वो लिखो, ऑन AX लाइन जो हमने बनाई उस पे आर्क काट रहे हैं, और किस पॉइंट पे काट रहे हैं, एट द पॉइंट्स A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, हो गया ये, उसके आगे ये भी लिख लो, सच दैट A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4, राइट। अब क्या किया अपन ने, नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन कर दिया A4 को किससे, B से, ज्वाइन A4B। ठीक है, फिफ्थ में लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, ड्रॉ एंगल, कौन सा एंगल इक्वल बनाया हमने, बताओ मुझे, एंगल A4B, इस एंगल को किसके इक्वल बनाया, A1C, इस तरीके से बनाया ताकि C जो है AB पे लाई करे, इस तरीके से बनाया ताकि जो C पॉइंट है वो किस पे लाई करे, AB पे लाई करे। तो मैं लिखने वाला हूं, ड्रॉ एंगल
A1C इक्वल टू किसके इक्वल बनाया, एंगल A4B। अब उस इक्वल एंगल बनाने के लिए हमने क्या क्या काम किया वो लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल एंगल बनाने के लिए हमने क्या क्या काम किया, बराबर किया, नापा, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास ड्रॉ एंगल A1C इक्वल टू एंगल A4B such that point C lies on AB। ठीक है, 6th पॉइंट हो जाएगा। नाउ point C is the required point of division। point C is the required point of division on AB such that AC is to CB इक्वल टू क्या है, 1:3। दैट्स इट। इसको नोट करो, आज के लिए काफी है, बाकी काम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।